वेलकम टू ऑल ऑफ माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है फंक्शंस। फंक्शंस का जो टॉपिक है, अगर आप पीटीबी का कोर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें तो इसकी बहुत सारी प्लेसेस के ऊपर इसकी अहमियत है, कहाँ कहाँ पे है ये भी बताता हूँ। अगर आप कोई पीटीबी पंजाब से अगर जो है वो कोर्स पढ़ रहे हैं, जैसे फेडरल का है, सिंध का है, केपीके का है, कोई भी आप कोर्स स्टडी कर रहे हैं, फंक्शन आपको हर जगह काम देगा। और मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो फंक्शन 9th क्लास से शुरू होता है। पीटीबी की अगर बात की जाए, वैसे तो फंक्शन ओ लेवल्स और ए लेवल्स में अगर बात करें तो ये उनके ग्रेड 6 जो आता है वहां से स्टार्ट हो जाती है ऑनवर्ड, और फिर ये ऑनवर्ड जो है वो जब तक मैथ्स रहती है ये चलता रहता है। इसी तरह अगर आप इंडियंस का कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, भारत का कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी फंक्शंस आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप ब्रिटिश का कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड का कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी फंक्शंस की बहुत सारी अहमियत है। आज हम ये देखते हैं कि फंक्शन जो है वो पीटीबी के कोर्स में कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो मैं आपको बताऊं, क्लास 9th में स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर है 3, क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस। क्लास 10 में चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, फंक्शंस एंड ग्राफ्स का है। चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। 10th क्लास में चैप्टर 4 और फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 सेम नाम है और ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट्स भी हैं। कुछ थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, इसलिए जो 10th क्लास के स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ेंगे वो डिटेल के साथ सीख के आगे आएंगे, ताकि उनको फर्स्ट ईयर में किसी किस्म की दिक्कत का सामना करना ना पड़े। इसके बाद सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 आपका आगाज ही जनाब फंक्शन से हो रहा है। चैप्टर नंबर 1, तो यहां से आपको पता चल गया चैप्टर नंबर 1 जो है वो है ग्राफ्स, फंक्शंस एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। ये चैप्टर नंबर 1 का नाम है सेकंड ईयर में। तो इसका मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन चारों क्लासेस में आपका फंक्शन का मेन टॉपिक शामिल है। तो आपको जब तक फंक्शन के बारे में समझ नहीं आ सकेगी, जब तक आप इसकी बुनियादी आइडियाज या बेसिक्स को अच्छे से समझ नहीं सकेंगे। तो आइए हम ये सीखते हैं कि फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लेबिनीज। और लेबिनीज ने बेटा ये कॉन्सेप्ट दिया था, और इसने कॉन्सेप्ट क्या दिया था? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। सबसे पहले फंक्शन की थोड़ी सी बेसिक सी बातें समझते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला चले जाएं इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। सबसे पहले बेटा ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है एक्स सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद है ए बी सी डी टाइप के, और सेम प्रकार के साथ मेरे पास एक और सेट है जो कि वाई है, और वाई में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक हो गया जी। अब फंक्शन ये कहता है कि ये दो गैर खाली सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान एक तालमेल है, एक रिश्ता है, एक मुताबिकत है, एक कोरेस्पोंडेंस है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक ताल्लुक है। किस तरह का ताल्लुक है? कहता है कि सेट एक्स का हर एक एलिमेंट सेट बी वाई के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ेगा। सेट एक्स का हर एक एलिमेंट सेट वाई के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ेगा, और सेट एक्स का एक एलिमेंट वाई के किसी एक ही एलिमेंट से जुड़ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सेट एक्स का एक एलिमेंट वाई के, पहले तो ये बात समझ लेना कि सेट एक्स का हर एक एलिमेंट सेट वाई के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, हर एक एलिमेंट। तो यहां से ये बात सीख में आई कि कोई भी एलिमेंट सेट एक्स का रहना नहीं चाहिए जो किसी वाई के एलिमेंट के साथ ना जुड़े। हर एक एलिमेंट को जुड़ना चाहिए। मेरी बात समझ गए? पहली बात कि सेट एक्स का हर एक एलिमेंट सेट वाई के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब दूसरी बात ये कहता है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि सेट एक्स का एक एलिमेंट वाई के दो एलिमेंट से जुड़ जाए। सेट एक्स का एक एलिमेंट वाई के दो एलिमेंट से जुड़ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ
तो फंक्शन नहीं रहेगा। आइए देखते हैं फंक्शन क्या है। थोड़ी सी बात आपको समझ में आ गई, बाकी की बातें आपको डेफिनेशन से समझाता हूं और फिर इसकी दो कैटेगरीज हम बनाएंगे, फंक्शन कब हो सकता है कब नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप ये बात लिख लें कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज ए फंक्शन इज ए रूल, एक कायदा है, एक कानून है, और या फिर कोरेस्पोंडेंस है। कोरेस्पोंडेंस कहते हैं मुताबिकत को, तालमेल को, ताल्लुक को बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान बेटा ये ताल्लुक है। अब नॉन एम्प्टी सेट्स कौन से हो सकते हैं, से कह दो, उनको नाम दे दो एक्स एंड वाई। किस तरह का ताल्लुक होना चाहिए, आइए दोस्तों ये बात समझते हैं। इसमें मैं दो कंडीशंस बना देता हूं। पहली बात ये कि एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स का हर एक एलिमेंट्स मस्ट मैप करेगा, यानी कि मिलेगा, नक्शा बनाएगा, मैप एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, कि ये वाला एलिमेंट जो इसमें से होगा, मस्ट मैप ऑन टू एनी एलिमेंट y बिलोंग्स टू y। पहली बात ये की कि हर एक एलिमेंट जो कि सेट x में मौजूद होगा वो मस्ट लाजमी तौर पे मैप होगा किसी y के एलिमेंट के ऊपर। दूसरी बात गाइज ये है कि ये बात कि देयर इज नो रेपिटेशन इन द एलिमेंट ऑफ सेट x। आइए ये बात भी लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं। देयर इज नो repetition there is no repetition repetition repeation लिख देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो गुजारा करिएगा। रेपिटिशन इन एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स। आइए इस बात को समझते हैं कि पहली बात तो ये, एक्स सेट का हर एक एलिमेंट लाजमी तौर पे वाई के किसी ना किसी एक एलिमेंट के ऊपर मैप करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा हो जाए कि ए से तीर ना निकले या एक्स सेट का एक एलिमेंट सेट वाई के किसी एलिमेंट के ऊपर मैप ना हो, तो इस केस में क्या होगा, ये बेटा फंक्शन ही नहीं रहेगा। फंक्शन को बनने के लिए सबसे बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सेट एक्स के हर एक एलिमेंट से लाजमी तौर पे तीर निकलना चाहिए और उसको मैप होना चाहिए सेट वाई के किसी ना किसी एलिमेंट के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि सेट एक्स के हर एक एलिमेंट को वाई के किसी ना किसी एलिमेंट के ऊपर मैप होना चाहिए। ठीक हो गया। आइए नेक्स्ट समझते हैं। देयर इज नो रेपिटेशन इन एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स। सेट एक्स के एलिमेंट्स में रेपिटेशन भी नहीं होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डी है, ये कोई भी एलिमेंट जो सेट एक्स का है, वो वाई के एक ही टाइम में दो एलिमेंट्स के साथ जुड़ जाए, ऐसा भी नहीं होगा। ये बात आपने की कि देयर इज नो रिपीटिशन इन द एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स। बेसिक समझ लीजिए, जब आपको यह कॉन्सेप्ट मुकम्मल तरीके से समझ आ जाएगा तो आप इसकी डेफिनेशन को कई तरीकों से हैंडल कर सकते हैं। आइए ये बात भी समझते हैं। पहली बात तो ये पता चली कि कभी भी सेट एक्स के एलिमेंट से एक से ज्यादा सेट एक्स के कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिससे तीर ना निकले, यानी कि हर एक एलिमेंट वाई के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ना जरूरी है। अगर एक भी एलिमेंट रह गया जो कि ना जुड़ा तो वो फंक्शन नहीं होगा। दूसरी बात ये हमने सीखी कि सेट एक्स के कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिससे दो तीर निकल जाए। अगर ऐसा होता गया तो वो फंक्शन भी नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सेट एक्स का एक एलिमेंट जो है वो बी जो है वो भी आपके पास 2 पे मैप कर जाए
और डी भी मैप कर जाए 2 के ऊपर। तो यहाँ पे देखें हमने जो बातें की हैं वो एक्स सेट के लिए की है ना, कि इसमें से हर एक में से तीर निकलना चाहिए और एक एलिमेंट से 2 तीर भी नहीं निकलने चाहिए। तो हमारी बातें पूरी हो रही हैं। एक तो सेट एक्स के हर एक एलिमेंट से एरो निकल रहा है, मैपिंग हो रही है। दूसरी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो जिससे 2 तीर निकल जाए, जो कि सेट वाई के 2 एलिमेंट को कवर कर जाए, ऐसा भी नहीं है। तो ये भी फंक्शन होगा। तो आपको फंक्शन के बारे में कुछ बातें पता चल गई होंगी। आइए मैं इसकी थोड़ी सी तस्वीरी शक्ल बनाता हूं। अगर मैं इसी को इस तरह लिख दूं, एक ए तस्वीर बना दूं, एक ये तस्वीर बना दूं, ये मैंने क्या किया है, तस्वीरी शक्ल लिख दी है फंक्शन की। तो कहता है कि यहां पे जो सेट मौजूद है जनाब, ये वाला सेट एक्स है, यहां पे जो सेट मौजूद है ये सेट वाई है। तो यहां से यहां तक जाने के लिए जो टूल इस्तेमाल होगा वो फंक्शन इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा आइए ये देखते हैं। सेट एक्स के अंदर जो सा एलिमेंट है वो आप लिख दें। एलिमेंट है जी पहला ए, दूसरा एलिमेंट है बी, तीसरा एलिमेंट है सी, चौथा एलिमेंट है डी। और सेट वाई के अंदर एलिमेंट मौजूद है 1 2 3 4 5 और 6। आइए अब थोड़ा सा इसी को इस डिजाइन में बनाते हैं। सबसे पहली बात कि ए जो हमारा मैप हो रहा है 1 के ऊपर, जो अभी हमने तस्वीर बनाई है, ए 1 के ऊपर मैप हो रहा है, बी 2 के ऊपर मैप हो रहा है, सी हमारे पास 4 के ऊपर मैप हो रहा है, और डी भी 2 के ऊपर मैप हो रहा है, डी भी 2 के ऊपर मैप हो रहा है। यहां से आपने ये बात तो सीख ली कि सेट एक्स के एलिमेंट्स जो होंगे उनमें से एक तो हर एक से तीर निकलना चाहिए, किसी एलिमेंट से 2 तीर भी नहीं निकलने चाहिए। आइए थोड़ा सा और इस बात को ना इलेबोरेट करते हैं। जो सेट एक्स के एलिमेंट बेटा होते हैं ना, तमाम एलिमेंट्स, इनको कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ फंक्शन। अब डोमेन इस सेट की क्या है? ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि उधर जाके मैप हो गए हैं। तो डोमेन अभी आपके पास आ जाएगी ए बी सी डी। ठीक हो गया जी। और जो सेट वाई के एलिमेंट्स हैं इनके 2 नाम है, इनके 2 इस तरह नाम है, वो वाले एलिमेंट्स जो सेट एक्स के एलिमेंट्स की तस्वीर बन जाए। जैसे 1 के ऊपर तीर आ गया, 2 पे तीर आ गया, 3 के ऊपर तीर नहीं आया, 4 के ऊपर तीर आया हुआ है, वो वाले एलिमेंट्स जिनके ऊपर तीर आ जाए, जो सेट एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन जाए, तस्वीर बन जाए, या सेट एक्स के वो वाले वाई के एलिमेंट्स जिनको सेट एक्स के कोई ना कोई एलिमेंट्स कवर कर लें। तो देखें जैसे अभी है, अभी हमारे पास सेट के अंदर जो एलिमेंट कवर हुए हैं वो 1 हुआ है, 2 हुआ है और 4 हुआ है। 1 2 एंड 4 ये 3 एलिमेंट जो हमारे कवर हुए हैं। तो इन 3 एलिमेंट्स को बेटा हम कहेंगे, इन 3 एलिमेंट्स के सेट को कहेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। एफ से मुराद फंक्शन। अब इसमें तो कुछ एलिमेंट्स रह गए हैं, जैसे 3 रह गया, 5 रह गया, 6। तो इस पूरे सेट को, वाई वाला जो पूरा सेट होगा, इस पूरे सेट को हम कहेंगे कोडोमेन। क्या कहेंगे? कोडोमेन। कोडोमेन। ठीक हो गया जी, कोडोमेन। पूरा सेट कोडोमेन, जो एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे वो वाले एलिमेंट्स रेंज हो जाएंगे। अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स जरा गौर करें, ए बी सी डी, यहां से हर एक एलिमेंट से तीर निकलना चाहिए और किसी एलिमेंट से 2 तीर भी नहीं निकलने चाहिए। मींस दैट कि अभी तक हमने जितनी बातें की, जितनी कंडीशंस लगाई, वो सारी की सारी डोमेन सेट के ऊपर थी। सेट एक्स को आपने डोमेन का नाम दे दिया। राइट स्टूडेंट्स। अब रेंज सेट जो होता है, कोडोमेन सेट जो होता है, उसके बारे में हमने कंडीशंस नहीं लगाई कि क्या उसके ऊपर हर एक एलिमेंट के ऊपर तीर जाना चाहिए। पहली बात जो आपने इधर की कि एक्स में से हर एक एलिमेंट तीर निकलना चाहिए, क्या वाई के लिए भी ये कंडीशन होनी चाहिए? अगर वाई के लिए ये कंडीशन होगी तो क्या होगा? क्या वाई के किसी एलिमेंट के ऊपर 2 तीर जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो क्या होगा? क्या सेट एक्स के एलिमेंट्स कुछ रह जाएं या रह सकते हैं तो क्या होगा? 3 बातें मैंने आपको बताई। सेट एक्स के हर एक एलिमेंट के ऊपर तीर चला जाए तो क्या होगा? सॉरी, सेट वाई के हर एक एलिमेंट्स के ऊपर तीर चला जाए तो क्या होगा? एक्स के तो हर एक एलिमेंट से निकलेगा ही निकलेगा। सेट वाई के किसी एलिमेंट के ऊपर 2 तीर चले जाएं तो क्या होगा? सेट वाई के कुछ एलिमेंट के ऊपर तीर ना जाए, यानी कि वो रह जाए, तो क्या होगा? बेटा इन तीनों कंडीशन से, रेंज सेट की तीनों कंडीशन से फंक्शन की फर्दर टाइप्स बनती हैं।
फंक्शन की फर्दर टाइप्स बनती है। कौन सी टाइप बनती है, आइए उनको भी स्टडी करते हैं। उससे पहले बेटा एक और मैथमेटिशियन था जो कि जिसका नाम था आयोलर। क्या नाम था, आयोलर, आयलर, EULER, आयलर ने बेटा ये बात बताई थी कि तुम लोग फंक्शन को इस तरह लिख सकते हो, f फ्रॉम सेट x टू द सेट y। देखो ना, आपका जो फंक्शन है वो चल रहा है, फंक्शन है एक्स सेट से वाई की तरफ, देखो तीर इधर से निकल रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो इस बात को तुम लोग इस तरह लिख सकते हो। फर्दर मोर इसने ये बात भी बताई कि तुम लोग अगर किसी एक एलिमेंट की बात करना चाहते हो, तुम लोग लिखोगे एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स के किसी एलिमेंट के ऊपर फंक्शन लगाओगे वो तुम लोगों को वाई में पहुंचा देगा। ये बात तुम लोगों को किसने बताई थी, आयोलर ने बताई थी। ठीक है, किसने बताई थी, आयलर ने बताई थी। अब आपको ये बात ही बता देता हूं कि ये जो साइंटिस्ट था आयलर, ये जो साइंटिस्ट था आयलर, ये बंदा स्वीडिश था, स्विस मैथमेटिशियन था। कौन था, स्विस, SWISS, स्वीडन का। ठीक है, तो ये स्विस मैथमेटिशियन था। अब इसकी मतलब क्या बनता है इस बात का जरूर जरूर हम आपको सिखाएंगे कि एक्स का एलिमेंट है ए, तो फंक्शन एक्स के एलिमेंट के ऊपर लगा तो उसने वाई का एलिमेंट दे दिया जो कि 1 था। इसी तरह अगर एफ लगेगा बी के ऊपर तो ये आपको दे देगा एलिमेंट 2 दे देगा। अगर इसी बात को तुम लोग ऑर्डर पेयर में लिखोगे तो देखो ये एक्स का एलिमेंट है, ये आ जाएगा, ये वाई का एलिमेंट है, ये आ जाएगा, तो ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा। इसी तरह बेटा बी आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह बेटा अगर आगे सी लिखोगे C4 आ जाएगा, C4 आ जाएगा। सेम प्रकार के साथ अगर डी लिखोगे तो डी बी 2 के साथ आ जाएगा, DB2 के साथ आ जाएगा। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ एलिमेंट एक्स के ऊपर लगा तो ये आपको वाई का एलिमेंट आंसर दे देगा, एफ बेटा एलिमेंट एक्स के ऊपर लगा तो ये वाई का एलिमेंट दे देगा। इनको आप बेटा जी ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, एक्स का एलिमेंट ए है, वाई का एलिमेंट 1 है, एक्स का एलिमेंट बी है जो कि मैप हो गया वाई का एलिमेंट 2 के ऊपर। इसी तरह आप इनको लिख सकते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कि अगर कोड मेन सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स रह जाएं, रिपीट हो जाएं, या कुछ एलिमेंट हर एक एलिमेंट के ऊपर तीर आ जाए, इन तीनों में क्या क्या अंतर है। आइए सबसे पहले तो हमने ये बात की कि इसके हर एक एलिमेंट से तीर निकलना चाहिए। तो अगर इसके हर एक एलिमेंट के ऊपर तीर चला जाए, हर एक एलिमेंट के ऊपर तीर चला जाए तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं ये फंक्शन की जो टाइप है इसको मैं आपको, चलो इधर हम इनको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहली बात बेटा आपने ये सीखी कि अगर सेट y के हर एक एलिमेंट के ऊपर चला जाए तीर तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को बोलेंगे जी ऑन टू फंक्शन। फंक्शन की वो टाइप, फंक्शन की वो टाइप ऑन टू फंक्शन। अब जरा गौर करना है आपने, ऑन टू फंक्शन ये होता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स मस्ट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वाई मस्ट हैव ए प्री इमेज, इमेज से पहले इमेज, या फिर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वाई मस्ट हैव एन एलिमेंट इन सेट एक्स, वाई का हर एक एलिमेंट सेट एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ के बन रहा हो, तब हम जो फंक्शन होगा उसको कहेंगे ऑन टू फंक्शन। आइए ये बात थोड़ी सी डिटेल से सीखते हैं। अ फंक्शन इन विच अ फंक्शन इन विच जिसमें एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, हर वाई जो वाई में मौजूद होगा, हर एलिमेंट जो वाई में मौजूद होगा, देयर मस्ट एग्जिस्ट, देयर मस्ट एग्जिस्ट इन विच एवरी एलिमेंट, या इधर लिख ले फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर a function in which for every element y belong to y there must exist, there must exist an x belongs to x, an x belongs to x, y के हर एक एलिमेंट के लिए लाजमी तौर पे x के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट स्मॉल x होना चाहिए, such that SUCH, such that
सच दैट कि एक्स के किसी एलिमेंट के ऊपर फंक्शन लगे तो वो आपको आंसर दे दे वाई, वाई का कोई एलिमेंट, एक्स के किसी एलिमेंट के ऊपर फंक्शन लगे तो वो आपको एलिमेंट दे दे वाई का। तो आप देखें ना, आपने ये बात लिखी कि एक ऐसा फंक्शन जिनमें वाई के हर एक एलिमेंट को, वाई का हर एक एलिमेंट इस तरह का हो जाए कि उसके लिए लाजमी तौर पे मस्ट एग्जिस्ट, लाजमी एक्स के अंदर एक ना एक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए जो कि जिसके ऊपर फंक्शन लगे तो वो वाई बना दे। मींस दैट कि वाई का हर एक एलिमेंट कवर हो जाए। तो आइए इसको यहाँ पे इसकी भी थोड़ी सी शक्ल बना लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक तस्वीर बनाता हूँ और एक तस्वीर यहाँ पे बनाता हूँ, इसको नाम देता हूँ एक्स का, इसको नाम देता हूँ वाई का। ये वाई से एक्स में फंक्शन है, इसमें एलिमेंट पड़े हुए हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे एलिमेंट पड़े हुए हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब देखें ए भी किसी एलिमेंट के ऊपर मैप हो जाए, बी भी किसी एलिमेंट के ऊपर मैप हो जाए, सी भी किसी एलिमेंट के ऊपर मैप हो जाए, डी भी किसी एलिमेंट के ऊपर मैप हो जाए, तो ये जो फंक्शन बनेगा ये आपके पास फंक्शन बनेगा ऑन टू फंक्शन। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है, सर जी ए बी सी क्या है, 1 2 3 4 क्या है, क्या ए जो है वो 1 पे ही मैप हो सकता, 2 पे नहीं मैप हो सकता? बेटा इसमें ऐसा नहीं है, ए को आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर मैप करवा सकते हैं। हमारा मकसद मैपिंग नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का बुनियादी कॉन्सेप्ट समझना है। तुम लोग यहाँ पे कुछ भी रख लो, तुम लोग यहाँ पे कुछ भी रख लो, बुनियादी चीजें समझे कि फंक्शन के बनने के लिए इस सेट से हर एक एलिमेंट से तीर निकलना चाहिए और एक एलिमेंट से एक ही तीर निकलना चाहिए। और ऑन टू फंक्शन में वाई के हर एक एलिमेंट के ऊपर तीर आना चाहिए, ये जरूरी है, वाई के हर एक एलिमेंट के ऊपर तीर आना चाहिए। और अब ये जो फंक्शन बन गया है, देखें वाई का हर एक एलिमेंट वाई के लिए देयर मस्ट एग्जिस्ट, लाजमी तौर पे एक एलिमेंट जो कि एक्स में हो, इस तरह कि एक्स के एलिमेंट के ऊपर फंक्शन लगे तो वो वाई में पहुंचा दे। तो देखें हर एक एलिमेंट के ऊपर तीर आ नहीं गया, अगर बेटा एक्स के भी हर एक एलिमेंट से तीर निकले, वाई के हर एक एलिमेंट के ऊपर तीर आए, वाई के हर एक एलिमेंट के ऊपर तीर आए, तो वो फंक्शन कहलाएगा ऑन टू। और अगर इस तरह का केस बन जाए तो गाइज ये देखें, अगर मैं ये कहूं कि जो फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन जो है, इस फंक्शन की जो रेंज है वो देखें, वो बराबर नहीं हो गई सेट वाई के। इस फंक्शन की रेंज क्या है, जिनके ऊपर तीर आता है वो रेंज होती है ना, जिनके ऊपर तीर आता है 1 2 3 4, तो इसकी रेंज क्या है 1 2 3 4, और इसका कोड मेन सेट क्या है वाई है। तो बेटा अगर ऐसा हो जाए कि किसी फंक्शन की रेंज कोड मेन सेट पूरे के बराबर आ जाए तो वो फंक्शन भी फिर लाजमी तौर पे ऑन टू फंक्शन होगा। ये बेटा इसकी एक अहम कंडीशन है कि अगर रेंज जो है वो फंक्शन की रेंज सेट वाई के बराबर आ जाए तो फिर जो फंक्शन होगा वो लाजमी तौर पे ऑन टू फंक्शन होगा। अब हमने ये कंडीशन सीख ली कि अगर इधर हर एक के ऊपर तीर होगा तो वो ऑन टू होगा। अब मुझे बताइए क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? नहीं होगा। शाबाश, ये फंक्शन खतरे की अलामत है, ये कभी भी ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना तो 3 पे तीर है, ना 4 पे है, ना 6 पे है। तो ऑन टू होने के लिए हर एक एलिमेंट के ऊपर तीर होना चाहिए था। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। जिंदाबाद गाइस। नेक्स्ट चलते हैं, कंडीशन सॉरी टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 2 है। अब टाइप नंबर 2 ये थी, यहां पे हमने ये कहा कि हर एक एलिमेंट से निकलना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। यहां पे भी हमने ये बात कर दी कि अगर हर एक पे आ जाए तीर तो कौन सी कंडीशन हो जाती है? अगर कोई एलिमेंट छूट जाए, अगर कोई एलिमेंट रेंज सेट में छूट जाए या कोडमेंट सेट में छूट जाए जिसके ऊपर तीर आ ही ना, तो फंक्शन की कौन सी टाइप होती है? तो गाइस याद रख लें, वो फंक्शन की टाइप होती है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कौन सी? इनटू फंक्शन। आइए जी ये समझते हैं इनटू फंक्शन क्या होता है। देखिए मैं पहले आपको एक पिक्चर से समझाता हूं ये बात, बल्कि ये देखें ये वाली फॉर्मेशन बनी हुई है। इफ अगर कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए इन विच जिसमें देयर देयर आर सम एलिमेंट्स इन वाई, देयर आर सम एलिमेंट्स इन वाई विच आर अनमैप्ड, जो कि अनमैप्ड हो,
जिनके ऊपर कोई नक्शा ना बने, कोई तस्वीर ना बने, कोई तीर ना आए, a function in which some elements in code main set which are unmapped is known as into function। इसको आप कई तरीकों से समझ सकते हैं इस बात को। तो मैं जो लिख रहा हूं आप पहले उस बात को समझ लीजिए, इंशाल्लाह जब आपको फंक्शन के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगी तो फिर आप सारी बातों को खुद ही बनाना चालू कर देंगे। क्या हमने बात की कि a function y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये भी लिख लें, इससे जरा प्यारा काम बन जाता है। जो बात हमने यूलर ने बताई थी हमें वो हम यूज करते हैं। अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, इज इनटू, सॉरी ऑन टू तो हमने स्टडी कर लिया, इज इनटू इफ देयर आर सम एलिमेंट, सम से मुराद सम एलिमेंट्स आप लिखने से ना ये भी काफी बेहतर हो जाएगा। सम y बिलोंग्स टू y विच आर, देयर आर सम y बिलोंग टू y विच आर अनमैप्ड, जो क्या अनमैप्ड रह जाए, जिनके ऊपर कोई तीर ना आए, तो वो फंक्शन की वो वाली टाइप क्या कहलाएगी, वो वाली टाइप कहलाएगी इनटू फंक्शन। क्या कहलाएगी? इनटू फंक्शन। आइए इसको भी तस्वीर से समझते हैं। देखिए ये मेरे पास एक सेट है, एक बेटा जी ये सेट है, इसको आप शुरू से नाम दे रहे हैं एक्स, इसको नाम दे रहे हैं वाई। इसको इधर से आने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है, जो मशीन इस्तेमाल होती है वो फंक्शन है। इसमें आपने एलिमेंट्स रखे हुए हैं ए बी सी और डी, इसमें एलिमेंट रखे हुए हैं 1 2 3 4 5। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ये वाला इस पे, ये वाला इस पे, तो देखो एक एलिमेंट रह गया ना। तो अभी आप क्या करोगे, इसकी बेटा रेंज निकालो। इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगी, 1 भी मैप हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 नहीं हो रहा तो वो रेंज में नहीं आएगा, 5 भी मैप हो रहा है। तो बेटा देखो इसमें एलिमेंट्स आए 1 2 3 4 3 5, लेकिन जो पूरा कोड मेन सेट है वो क्या है, वो एलिमेंट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास कोड मेन सेट है, जो सेट y है, कोड मेन सेट का क्या नाम रखा हुआ है, y रखा हुआ है ना, वो बेटा सब सेट हो गया है, छोटा हो गया है रेंज सेट से। तो इसका मतलब आप इसके लिए जो अहम कंडीशन है वो ये बनाएंगे, अगर ऐसा हो जाए किसी फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन है, वो सब सेट बन जाए सेट y का, तो उस केस में जो फंक्शन होगा वो आपके पास कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन। दोनों बातें आपने समझ ली बेटा। पहली बात ये कि अगर किसी फंक्शन में सेट y के कुछ एलिमेंट्स अनमैप्ड छूट जाए, जिनके ऊपर तीर आए ही ना, तो वो वाला फंक्शन हमारे पास होता है इनटू। और उसके लिए कंडीशन क्या बनती है, जो रेंज होगी फंक्शन की वो सबसेट बन जाएगी y की। आइए इस फंक्शन को देखें जो आपने पहली एग्जांपल में लिया, उसमें आपके पास रेंज क्या आई है 1 2 4, बट उसका कोडमेंट सेट क्या है, y क्या है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें एलिमेंट्स कितने मौजूद है 6, बट आपका जो रेंज आई है उसमें एलिमेंट मौजूद है 3। तो इसका मतलब ये वाला सेट भी क्या होगा, ये वाला सेट भी लाजमी तौर पे सब सेट होगा y का। अगर रेंज किसी फंक्शन की बेटा सबसेट हो जाए कोड मेन सेट की, y सेट की, तो वो वाला फंक्शन आपके पास कौन सा होता है, इनटू फंक्शन। यहां तक हमने दो बातें सीख ली। अगर सेट y के हर एक एलिमेंट के ऊपर तीर आ जाए तो कौन सा फंक्शन होता है, ऑन टू। और अगर y सेट के हर एक एलिमेंट के ऊपर तीर ना आए तो कौन सा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन। आई होप कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला काम है बेटा जी, अगर सेट x में से तो एक ही तीर एक टाइम में निकलेगा, दो नहीं निकल सकते। इसमें अगर एक ही टाइम में एक ही तीर आए तो क्या होगा, और अगर एक ही टाइम में एक से ज्यादा तीर आ जाए तो क्या होगा। आइए ये बात सीखते हैं। यानी कि मैं ये बात सिखाना चाह रहा हूं कि अगर इसके एक एलिमेंट से एक ही तीर निकलता है, इसी तरह सेट y के भी एक ही एलिमेंट के ऊपर एक ही तीर चला जाए,
सेट वाई के हर एक एलिमेंट के ऊपर एक ही तीर हो, किसी भी एलिमेंट के ऊपर दो तीर ना हो, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं? आइए ये बात सीखते हैं। फंक्शन की जो तीसरी टाइप है बेटा वो है वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन क्या होता है? वन टू वन फंक्शन ये होता है स्टूडेंट्स के अ फंक्शन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स correspond with one and only one element of y। सेट एक्स में तो दो तीर निकल ही नहीं ना सकते, वे तो गारंटी है। सेट एक्स में से तो एक टाइम में एक ही तीर निकलेगा। सेट वाई में अलबत्ता कंडीशन है कि वहां पे दो तीर जा सकते हैं, लेकिन अगर तुम लोग ये कह दो कि देयर इज नो रिपीटिशन इन डोमेन, वो तो सेट हो गया कि डोमेन में कभी भी रिपीटिशन नहीं होगी। देयर इज नो रिपीटिशन इन द एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स, और सेट एक्स के एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं, ये बात पता है। इसको फिर हम इस कंडीशन को ये भी लिख सकते हैं, देयर इज नो रिपीटिशन इन डोमेन सेट। अगर बेटा जी देयर इज नो रिपीटिशन इन रेंज सेट कह दोगे, देयर इज नो रिपीटिशन इन रेंज सेट, देन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वन टू वन फंक्शन। और इसको दो तीन तरीकों से हम कह सकते हैं। पहली बात ये क्या फंक्शन f of x y is equal to f of x in which every element of x and y have unique correspondence। elements of set x and y have unique correspondence यूनिक कोरेस्पोंडेंस, यानी कि सेट एक्स और सेट वाई के एलिमेंट्स के दरमियान यूनिक कोरेस्पोंडेंस होगी। यूनिक का मतलब ये कि एक से निकलेगा एक पे जाएगा। एक्स के एक एलिमेंट से तीर निकला, वाई के एक ही एलिमेंट पे जाएगा। एक्स के कोई एलिमेंट ऐसे नहीं होंगे जो कि दो हो और वाई के किसी एक एलिमेंट से जुड़ जाएं, जिस तरह ये कंडीशन हो रही है कि यहाँ से दो एलिमेंट निकले लेकिन वाई के एक एलिमेंट से जुड़ जाएंगे, तो ऐसा केस नहीं होगा। अगर ऐसा केस नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये फंक्शन वन टू वन है। इसको थोड़ा सा मजीद समझते हैं, फिर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात ये, आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, देयर इज अ फंक्शन इन विच देयर इज नो रेपिटिशन, नो REPEATION रेपिटिशन इन कोडमेन सेट या रेंज सेट, इन रेंज सेट दैट इज वाई सेट। अगर बेटा ऐसा हो जाए कि वाई सेट के किसी एलिमेंट के अंदर रिपीटिशन ना हो, तो फिर भी उस फंक्शन को क्या कहेंगे? उस फंक्शन को कहेंगे वन टू वन। आपने कभी ये सुना होगा लाइव में कि हम लोग अक्सर कहते हैं आप ऑफिस आ जाना, हम वन टू वन कन्वर्सेशन करेंगे। मतलब एक साइड तुम बैठना, एक साइड पे हम बैठेंगे, हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे, आमने सामने बातचीत करेंगे। उस बातचीत को सुनने वाला कोई दूसरा तीसरा नहीं होगा। इसको हम वन टू वन कन्वर्सेशन कहते हैं, एक के साथ बातचीत। तो इसी तरह से ये भी ये कहता है कि एक एलिमेंट से ही जुड़ेगा। अब आइए इसको देखते हैं। ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन वन टू वन भी है। कैसे बेटा? देखो, A 1 से जुड़ रहा है, B 3 से जुड़ रहा है, C 2 से जुड़ रहा है, D 4 से जुड़ रहा है। देखो हर एक एलिमेंट एक टाइम में एक ही एलिमेंट से जुड़ रहा है, सेट X का सेट Y के। इसकी तस्वीर भी बना लेते हैं बेटा। तस्वीर मैं इधर बना देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि ऐसा हो जाए। F एक फंक्शन है, इसमें पड़े हुए हैं A B C और इसमें पड़े हुए हैं 1 2 3 और ये आपके पास सेट X है, ये सेट Y है। अब आपको पता है यहाँ से एक ही तीर निकलना चाहिए तो ये गया, ये एक तीर निकलना चाहिए ये गया, ये एक तीर निकलना चाहिए तो ये गया। ये आपके पास फंक्शन है जी वन टू वन। देखिए, वेयर एलिमेंट्स ऑफ सेट X एंड Y हैव यूनिक कोरेस्पोंडेंस, इनकी यूनिकनेस है, कोई भी चीज रिपीटिशन नहीं हो रही। तो वह A1 से जुड़ गया, B2 से जुड़ गया, सॉरी A1 से जुड़ गया, B3 से जुड़ गया, C2 से जुड़ गया। तो ये वाला जो फंक्शन है ये आपके पास वन टू वन फंक्शन है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है कि इसमें एलिमेंट जो है वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट इसके साथ जुड़ रहे होंगे ना
उनके ऊपर एक ही तीर होना चाहिए। अगर और एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, उनके ऊपर तीर नहीं जा रहा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ एलिमेंट ऐसे पड़े हुए इधर जिनके ऊपर तीर जा ही नहीं रहा, यानी कि कोडमैन सेट बड़ा है लेकिन उनके ऊपर तीर जा ही नहीं रहा, तो इससे क्या है, हमने तो सिर्फ इतनी बात पढ़नी है, जिनके ऊपर तीर जाएगा वो तीर एक एलिमेंट के ऊपर 2 तीर नहीं होंगे, बस इतनी बात पढ़नी है। तो इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स और हो सकते हैं बट हर एक एलिमेंट के ऊपर तीर एक ही होना चाहिए। तो यहां से आप ये बात कह देंगे कि देयर इज नो रिपीटिशन इन रेंज सेट। अब यहां पे देखें, यहां पे केस थोड़ा डिफरेंट है। अगर स्टूडेंट्स ऐसा हो जाता, यहाँ पे एलिमेंट 4 ना होता और ये वाला जो तीर है डी से निकलने वाला तीर, ये ऐसा हो जाता, ए इस तरह हो जाता, ये भी 3 के ऊपर चला जाता, तो अब भी ये फंक्शन ऑन टू है, क्योंकि हमने तो ये कंडीशन पढ़ी कि सेट y के हर एक एलिमेंट को पीछे किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट पीछे किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हो जाए यानी कि 2 तीर आ जाए तो कोई क़यामत नहीं आएगी, ये फंक्शन फिर भी ऑन टू रहेगा। बट यहाँ पे 2 तीर नहीं आ सकते क्योंकि ये वाला फंक्शन हमारे पास 1 to 1 है। इसका मकसद ये है, हाँ इसमें एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं जिनके ऊपर तीर ना जाए, लेकिन जिनके ऊपर तीर आएगा वो एक ही होगा। यहाँ पे क्या है, हर एक एलिमेंट को जुड़ना चाहिए, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 4 भी पड़ा हो उसके ऊपर तीर ना हो, यानी कि हर एक एलिमेंट जुड़ना चाहिए, भले उसके ऊपर 2 तीर आ जाएं, भले 3 तीर आ जाएं, लेकिन हर एक एलिमेंट को जुड़ना चाहिए। आई होप कि भाई बेटा आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब फंक्शन की लास्ट टाइप है जो कि इन्हीं में से किसी ना किसी से जुड़ के बनी होगी। अब यहाँ पे एक और अहम इंफॉर्मेशन आपको दे दूं बेटा जी, ऑन टू फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या? इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव कहते हैं, देखो इंजेक्टिव लिख रहा है इंजेक्शन से, एक ही डॉक्टर जो होता है वो एक ही पेशेंट को टीका लगाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में एक डॉक्टर जो है वो 2 पेशेंट्स को टीका लगा दे, ठीक है। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि इस फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और जो ऑन टू फंक्शन होता है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या नाम है? सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन, ये नाम इतने ज्यादा यूज नहीं होते लेकिन इनको समझना जरूरी है। अगर वो एमसीक्यूज के तौर पे पूछ सकता है या कोई डेफिनेशन पूछ सकता है कि व्हाट इज सर्जेक्टिव फंक्शन, तो फिर हमें आना चाहिए। अब एक इसकी लास्ट टाइप जो रह गई वो बेटा हमारे पास है बाइजेक्टिव फंक्शन। जो चौथी टाइप है वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? देखो इसमें 2 चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो है बाई, आप सभी जानते हैं कि डाई, बाई और मोनो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो होते हैं। बाई जहां पे भी आ जाता है वहां पे 2 का जिक्र होता है। बाई जेक्टिव का मतलब है कि जैक्शन। अब इंजेक्टिव का यहाँ पे नाम है, सर्जेक्टिव का वहां पे नाम है। इसमें देखो इनटू है, इसमें कोई जेक्टिव शेक्टिव नहीं है। तो बेटा जेक्टिव वाली दोनों चीजें जोड़ दो, इंजेक्टिव को भी जोड़ दो, सर्जेक्टिव को भी जोड़ दो, तो जो आपसे फंक्शन बनेगा वो दोनों जेक्टिव्स को जोड़ के बनेगा, इंजेक्टिव और बाई सर्जेक्टिव। तो बेटा अ फंक्शन विच इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव इज नाउन एज बेटा मैं इधर लिखता हूं अ फंक्शन y is equal to f of x which is जो के हो which is injective means 1 to 1 and surjective means on to is called bijective। अब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि a function which is 1 to 1 and on to is known as bijective और a function which is injective and surjective is known as bijective। तो यहां तक आपका फंक्शन की बेसिक्स का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ चाहता है। अगर आपको इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, कोई वहम इबहाम हो, कोई मिस्टेक नजर आ रही हो, तो लाजमी तौर पे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल के साथ उसका रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए आपका अल्लाह हाफिज। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना तैयब ताहिर। खुदा हाफिज।